आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद के बारे में। भाग कैसे पढ़ना है, सबसे पहले देखेंगे टेक्निक की किस प्रकार से संविधान को हम आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। भाग संविधान, सब्जेक्ट अंदर में है, रेंज पार्ट, सब्जेक्ट रेंज इस प्रकार से है। मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अगर देख लेते हैं तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। सभी भाग और जितने भी उसके विषय हैं और उनके रेंज है, उसके आधार पर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने भाग लिखा हुआ है, उसके बाद में अंदर में सब्जेक्ट है, उसके बाद में ऊपर के साइड में लिखा हुआ है ये रेंज है, और बगल में जो लिखा हुआ है उसके टोटल नंबर ऑफ अनुच्छेद है। देखिए बिल्कुल आसानी से कैसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मूल संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र इसका विषय है और ये 1 से लेकर 4 तक है और इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विषय को रखा गया है और ये 5 से लेकर 11 तक है। इसमें टोटल 7 अनुच्छेद हैं। अब ये कहेंगे कि 5 से 11 तो ये 6 ही होता है, 7 कैसे हो गया? देखिए 5 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 11 - 5 करेंगे तो 6 भी है, तो टोटल आपके पास हो गए 7 अनुच्छेद। उसी प्रकार से 1 से 4 है तो 4 ही हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक है। इसमें कुल 24 अनुच्छेद की व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार को हटा के आपका 300A में, अनुच्छेद 300A में जगह दिया गया है, ठीक है। तो वो सब आप देखेंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51 तक है। उसके बाद में देखेंगे भाग 4A में मूल कर्तव्य को रखा गया है और ये 51A में इसको जगह दिया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया है, जोड़ा गया है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं भाग 5। भाग 5 में आप ध्यान देंगे कि संघ सरकार के बारे में कही गई है बातें 52 से लेके 191-51 तक का रेंज है। तो यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। मैं बहुत सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा जिससे कि आपको संविधान पढ़ने में और संविधान को समझने में और भारतीय राज्य व्यवस्था को, चाहे वो कार्यपालिका संघ से हो चाहे कार्यपालिका राज्य का हो, सभी चीजों को आप समझ सकते हैं। और कुछ भी अगर पूछा जाए तो एक अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि वो कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा और किस जगह पर वो स्टैंड करेगा। जैसे आपसे कुछ पूछा जाए कि अनुच्छेद जो है 32 कहां पर होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि 12 से 35 के बीच में आ रहा है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित है, ये भाग 3 में होगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई कह दिया अनुच्छेद 10 किस भाग में होगा, तो अनुच्छेद 10 आप बता सकते हैं कि भाग 2 में होगा। तो सबसे जबरदस्त इस टेक्निक का फायदा ये होगा कि जब आप रेंज याद कर लेते हैं तो आप पूरे का पूरा संविधान को बहुत ही आसान तरीके से इजीली समझ सकते हैं। जैसे 52 से 151 तक संघ सरकार के बारे में है। तो अगर 52 से 151 के बीच में कोई भी नंबर अगर लिया जाता है, जैसे अगर 125 लिया जाए, 122 लिया जाए, 123 लिया जाए, तो आप अंदाज से भी बता सकते हैं कि ये संघ सरकार के बारे में कुछ कहा जा रहा है या संघ सरकार के विषय में कुछ कहा जा रहा है और उससे रिलेटेड ही कुछ मैटर है। जैसे मैं 1 2 3 का बात करता हूँ 123, तो 123-20 के बीच में अब ये राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से जब संसद किसी समय अगर उपस्थित नहीं हो सकता है, संसद अगर विश्रांति की अवस्था में है, तो उस समय में राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार है अध्यादेश जारी करने का, जिसके अनुसार वो अनुच्छेद 1 2 3 123 अनुच्छेद का प्रयोग करता है। तो आप एक तरह से आप अनुमान लगाते हैं। जैसे 52 में आपका राष्ट्रपति है, ठीक है, 52 से राष्ट्रपति आपका शुरू हो जाता है, 52 से लेकर 78 तक जाता है। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कहां पर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के साथ आप थोड़ा सा पेशेंस रख के बने रहिए। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप उम्मीद रखिए कि ये वीडियो देख के आपको बहुत ही फायदा होने जा रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल आप चुटकियों में आप समझ लेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आप
बिल्कुल इजीली आप संविधान को समझ लेते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रहा। आगे आइए देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा पेशेंस रख के बस समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि समझने में जो वक्त देता है वो एक बुद्धिमान का कैरेक्टर है, और जो सोचता है कि फटाफट मुझे कोई चीज मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। थोड़ा तो वक्त लगता ही है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल आप जल्दी से किसी भी प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। अगर मान के चलिए कि आप वक्त दे के नहीं समझेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कितना आसानी से आपको समझा रहा हूँ। जैसे 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक आप देखिए कि इतना लंबा 100 अनुच्छेद है टोटल। अब बोलेंगे कैसे, 151 माइनस 52 आपका 99 हो गया, और एक 52 भी सम्मिलित है, तो टोटल आपके 100 हो गए। तो अब उसी प्रकार से आप सभी को देखेंगे कि मैंने नंबर ऑफ ये भी ले लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने अनुच्छेद आ रहे हैं रेंज में, वो भी मैं समझा रहा हूं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से आप कैसे आप फॉर्मूला के आधार पे आप ये समझ पाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल याद भी हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। कार्यपालिका 52 से 78 तक है, इसको आप रट लेंगे। 52 से 78 तक टोटल 27 है, आप इसको याद कर लेंगे। संसद 79 से लेके 122 तक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में है। अब ये मैं समझा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो क्विट करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने जा रहा। अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, बातें मिस हो जाएंगी और लगने लगेगा कि क्या उल्टा सीधा बता रहा है। तो आपको वीडियो में देखना है कि क्या मैं टेक्निक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप बिल्कुल रेंज में आप याद कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से सभी को याद कर पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से संघ सरकार को मैं 52 से 151 में बता रहा हूं भाग 5 में है, वैसे ही भाग 6 में राज्य सरकार है। राज्य सरकार के लिए आप देखेंगे कि 152 से उसमें जस्ट जो है 152 से 237 तक जाता है। तो किस प्रकार से आपको याद करना है, देखिए कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका है वहां भी कार्यपालिका ही होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों में समानता आपको देखने को मिलेगा। एक कार्यपालिका यहाँ जिस प्रकार से उसी प्रकार से वहां भी कार्यपालिका है। संसद की जगह में विधानसभाएं हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां की जगह में आपको वहां पर मिलेगा राज्यपाल की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका की जगह में आपको वहां पर मिलेगा हाईकोर्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जगह में आपको अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना है। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक कैसे है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 पे आपका देख लीजिए कि संघ सरकार है। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 6 पे स्टेट गवर्नमेंट जाएगा। आगे मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट है, यहां तक आपका क्लियर हो जाएगा और यहां तक टोटल 237 अनुच्छेद आपके हो जाएंगे। अब देखिए, आई का मतलब हो गया इंडिया, आई का अर्थ हो गया इंडिया, और ये भाग 1 जो है आपको इंडिया के बारे में बताता है कि भारत एक संघ है, ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। सी सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है, नागरिकता के बारे में। उसी प्रकार से आप आगे चलते हैं तो एफ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है भाग 3, और जो चौथा है वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता रहा है। और उसी में एक डी स्क्वायर है, इसका मतलब है, दूसरा डी का अर्थ है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी है। फंडामेंटल जो आपको राइट्स मिला है उस पर एक ड्यूटीज भी एड हुआ है जो आपका 4 का ए में है, और वो 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 में हुआ है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं 5वें भाग में आपका, ठीक है, 5वें भाग में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीजी का अर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी का अर्थ है स्टेट गवर्नमेंट। अब बिल्कुल इजीली आप याद कर पा रहे हैं। अब इसको अगर आप रेंज के थ्रू आप अगर सभी को याद करना चाहते हैं तो इसमें टेक्निक देखिए क्या है। आपको केवल याद करना है 4 7 24 16 100 और 86 को आपको याद करना है। इसको याद कर लेने के बाद में अब बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से किसी भी रेंज में आपका क्या होता है कि 1 प्लस हो जाता है, 12 से 35 है तो आप देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा नंबर निकालने के लिए 1 ज्यादा होता है। उसी प्रकार से हम 1 कम करके रेंज में ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। 52 में से आप जैसे 27 अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 52 में 27 नहीं जोड़ना है, 52 में आपको 26 जोड़ना है। 52 में 26 जोड़िएगा आपको 78 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है ऊपर वाले में। जैसे आपका ऊपर में जैसे मैं ले लेता हूँ नागरिकता के लिए या फिर मूल अधिकार के लिए 12 से 35 है, तो 12 में से आप 23 ऐड करिए, आपको मिल जाएगा 35। तो आप एक नंबर याद करते हैं तो शुरू से आप स्टार्टिंग से आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू, या फिर याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में देखिए, राज्य सरकार 152 से 237 तक है। तो इसमें टोटल आपके अनुच्छेद हो जाते हैं 86, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कि उसी प्रकार से सेम जैसे मैंने पहले बताया संघ सरकार में जिस प्रकार से था उसी प्रकार से यहाँ भी कार्यपालिका है, यहाँ भी राज्य का विधानमंडल है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। तो आप जब राज्य सरकार के बारे में अगर टोटल आप अगर जानना चाहते हैं तो देखिए आप कितने आसान से आप समझ सकते हैं। कार्यपालिका आप याद कर लेंगे 152 से लेकर 167 तक, ठीक है, रेंज है इसका 152 से लेकर 167 तक कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि कार्यपालिका से संबंधित है। अब जैसा कि जानते हैं कि कार्यपालिका नाम से ही पता चल रहा है, कार्यपालिका में आपके आ जाएंगे राज्यपाल, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट है, राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, और महाधिवक्ता। तो ये आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आप 152 से 167 आप याद कर लेते हैं तो एक रेंज समझ लेते हैं कि कहां से कहां के बीच में लाया करेगा। राज्य का विधानमंडल है 168 से लेकर 212 तक लाया करेगा, ठीक है। राज्य का विधानमंडल से संबंधित जितने भी हैं वो 168 से 212 तक है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में है। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232 में है। मैं सभी जितने भी इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स आपके अनुच्छेद आते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। अभी ये रेंज का वीडियो है, इसमें फॉर्मूला के आधार पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका क्या रेंज आता है, ताकि आपको बेस मजबूत हो जाए और आप आसानी से संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को आसानी से आप समझ सके। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी आप आसानी से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपको आगे पढ़ना है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जिस प्रकार से आपका विधायी शक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में आपको कहा गया है 213 में है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको विधायी शक्ति आपको यहाँ पर भी मिलती है राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अनुच्छेद 123 में संसद की विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। सेम उसी समय आप देखेंगे कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं कि संघ सरकार और राज्य सरकार की जो नीति है और संसदीय व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे कि समरूपता है। किस प्रकार से देखिए, संघ सरकार के नीचे कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है और इसके जो अनुच्छेद हैं वो उसमें भी समरूपता आपको मिलेगा। तो देखिए कार्यपालिका है, राज्य सरकार में भी कार्यपालिका है, संसद है तो संसद की जगह में राज्य में आपको राज्य का विधानमंडल मिलेगा, ठीक है। इसका अलग से वीडियो मैंने बना दिया हुआ है कि किस प्रकार से विधानमंडल में 7 स्टेट में आपके जो है विधान परिषद के साथ में है, मतलब विधानमंडल है, और कहां पर आपके केवल विधानसभा है तो 22 राज्य में विधानसभा। इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज को मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 122 आप ध्यान देंगे कि न्यायालय द्वारा संसद को कार्यवाही का जांच नहीं किया जा सकता। आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 122 में ऐसा उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अनुच्छेद 122 आपका संघ सरकार के लिए कह रहा है, संसद के लिए, उसी प्रकार से आपका अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही का जांच नहीं किया जा सकता, ये कहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये दोनों में समरूपता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 122 है उसी प्रकार से अनुच्छेद 212 है। सेम जिस प्रकार से विधानसभा में और विधान मंडल की कार्यवाही का आप जांच नहीं कर सकते उसी प्रकार से आप संसद का जांच नहीं कर सकते, अनुच्छेद 122 में है। और उसी प्रकार से अनुच्छेद जो 123 में राष्ट्रपति के पास पावर है अध्यादेश जारी करने का, सेम पावर आपके पास राज्यपाल के पास 213 में है। चलिए आगे चलते हैं। भाग 6 तक आप समझ चुके हैं। भाग 7 देखते हैं। भाग 7 में क्या है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख के बारे में है। अब इसमें गौर करेंगे कि ये आखिर है क्या। बहुत से विद्यार्थियों का ये कंप्लेंट रहता है कि ये समझ में नहीं आता भाग 7 क्या है। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जिसको हम पार्ट बी भी बोलेंगे, ठीक है, वो निरस्त हो चुका है और 238 है अनुच्छेद, वो भी निरस्त है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप गौर करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछ सकता है। भाग 7 खंड ख राज्यों से संबंधित है ये, ठीक है। अब याद रखेंगे कि भाग 7 खंड ख किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, नंबर 1। दूसरा, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाग 7 का खंड ख का विलोपन कब हुआ, तो आप वहां पर उत्तर देंगे कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब प्रथम संविधान संशोधन की अगर बात पूछी जाए आपसे तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया।
तो आप आएंगे आप भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कि वहां का किस प्रकार से प्रशासन एवं नियंत्रण होगा, उसके बारे में भाग 8 में बताया गया है। भाग 8 में जो रेंज स्टार्ट होता है वो 239 से 242 तक जाता है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र होगा, इसके बारे में है, किस प्रकार से उसका गठन होगा, प्रशासन और नियंत्रण होगा, उसके बारे में ये बातें बताई गई हैं। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, 239, 40, 41 और 42। ठीक है। भाग 9 इसमें पंचायतों के बारे में है, और जैसा कि इंपॉर्टेंट है तो पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कब ऐड किया गया पंचायत, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू ऐड किया गया है, और इसमें आप रेंज देखेंगे तो 243 से लेकर 243 ओ तक है। अब ओ, इसमें बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आता है कि ओ है या जीरो है, ये आप समझ लीजिए कि ये क्या है, इसको मैं बता देना चाहता हूं आपको। खूब बढ़िया से समझिए कि 243 एक अनुच्छेद पर्टिकुलर हो गया। अब आते हैं 243 ओ की तरफ। तो 243 ए से शुरू होता है, 243 ए, 243 बी, 243 सी, डी, ऐसे करके। तो ओ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो आपका 15 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी नंबर आपसे पूछे तो के का 11 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। ठीक है। ई का 20 होता है, वाई का 25 होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किसका क्या वैल्यू है। तो ओ का 15 होता है। तो टोटल अनुच्छेद इसमें 15 तक हो गए। 243 ए बी सी डी ओ तक 15 हो गए, और 243 एक, तो टोटल हो गए 16 अनुच्छेद हैं पंचायतों में। पंचायत के लिए कुल 16 अनुच्छेद हैं। आगे अब भाग 10 में देखते हैं। उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि भाग 9 में आपके ये 2 और भी अनुच्छेद हैं, जो 9A के नाम से और 9B के नाम से, या 9क 9ख भी कहीं पे रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। 9क ही 9A है, 9ख ही 9B है। ठीक है। 9A में आपका नगर पालिकाएं हैं, 9B में आपकी सहकारी समितियां हैं। तो नगर पालिकाओं के बारे में अगर कही जाए तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 9A या नगर पालिका संविधान में कब जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब सहकारी समिति की बात होती है तो ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ी गई है। कहने का तात्पर्य क्या है, 2010 में सहकारी समिति नहीं थी, 2009 में नहीं थी, 2011 में ऐड हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि सहकारी समितियों को संविधान में स्थान कब मिला। तो अगर वर्ष पूछेगा तो 2011, और अगर संविधान संशोधन पूछेगा तो 97वां। तो आप 97th आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, नगर पालिका है, 243 पी से शुरू हो रहा है, चूंकि ओ पे खत्म हुआ तो पी का अर्थ हुआ 16। 243 का पार्ट 16 से शुरू होकर 243 जेड जी। अब यहाँ पर जेड जी को आपको समझना है, तो मैं बता रहा हूं कि जेड क्या है। जेड पी से लेके जेड तक खत्म हो गया। ठीक है। 11 आएंगे, आप काउंटिंग करके देख लीजिए। पी से लेके जेड तक में 11 टर्म्स आएंगे, तो 11 अनुच्छेद उधर हो गया। और आप देखेंगे कि जेड जैसे ही खत्म हुआ, फिर से जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी पे आ गया, मतलब 7 इधर। तो आपके 11 7 18 अनुच्छेद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको शायद समझना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूं, और कुछ भी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूं कि आप इसे लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए। मैं बिल्कुल भी ये बातें नहीं बोलूंगा। मैं केवल और केवल यही कहूंगा कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप कोई जो आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, या गरीब लड़के होंगे, उनको, गरीब दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। यही मेरे लिए रिवॉर्ड है। और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ध्यान से देखिए और पढ़िए लिखिए और लाइफ में सक्सेस करिए, बस मेरा उद्देश्य यही है। अब देखिए, यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि ओ के बाद ये पी आया। ठीक है। ओ के बाद इसी का पार्ट है, ये गलती से मैंने लिख दिया हुआ है, भाग 10 आ गया है। ठीक है। भाग 9 पंचायतों के बाद भाग 9A, भाग 9B आएगा। तो इसमें देखिए, ओ के बाद ये 243 पी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। पी आने के बाद में ये 15 पे खत्म हुआ, ये 16 से स्टार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा 16 से स्टार्ट करते हुए जेड तक जाएगा 26 तक। 26 के बाद ये खत्म होकर फिर जेड ए, जेड बी, ऐसे करते हुए जेड जी तक जाएगा। तो टोटल 18 अनुच्छेद यहाँ हो गए। और उसी तरीके से सहकारी समितियों में जेड जी के बाद जेड एच से स्टार्ट होगा। जी का वैल्यू 7 होता है, तो जेड एच 8 से शुरू होकर 243 जेड टी तक जाएगा। इसमें टोटल 12 अनुच्छेद होते हैं। ये 97वां संविधान संशोधन 2011
11 में ऐड किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, आप याद कर लेंगे। आप एक बार रेंज, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार आप लोगों को अगर संविधान पढ़ने का कला अगर आ जाता है और आप समझ लेते हैं कि रेंज किसका, रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, बिल्कुल आप धड़ल्ले से बता सकते हैं कि हाँ 152 के बारे में बात कर रहा है तो 152 जो है वो राज्य सरकार भाग 6 में आ जाएगा। कोई भी संख्या आपको दी जाए 18 है तो ये आपका मूल संविधान, मूल मौलिक अधिकार से रिलेटेड है तो आपका भाग 3 में आ जाएगा। तो जब आप 36 से 51, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से 12 से 35 आपका मूल अधिकार। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आप समझिए कि संविधान आप समझते हैं और पूरा का पूरा संविधान आप जानते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप रेंज और भाग दोनों को अगर कनेक्ट करना अगर आप सीख गए कि कौन सा भाग में कितना रेंज जाता है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि सब्जेक्ट को अगर आप समझ लेते हैं कि उसमें भाग 1 में ये सब्जेक्ट है उसका रेंज कहाँ जाएगा, भाग 2 में ये सब्जेक्ट है उसका रेंज कहाँ जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए कि संविधान पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। भाग 10 के बारे में बता रहा हूं कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र मतलब शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ट्राइब एरिया के बारे में, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब एरिया के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से बातें कही गई हैं कि किस प्रकार से शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया को आपको प्रशासन वहां पे चलाना और किस प्रकार से उसका नियंत्रण करना है, वो 244 और 244A में उसका व्याख्या किया गया है। अब भाग 11 में देखते हैं, संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात कही जा रही है। इसमें हम देखते हैं कि विधायी संबंध जो है, पहला विधायी संबंध, 2 प्रकार के संबंध है, संघ और राज्यों के मध्य 2 प्रकार के संबंध हैं। पहला विधायी संबंध जो 245 से 255 के बीच में अनुच्छेद है और दूसरा संबंध है प्रशासनिक संबंध जो 256 से लेकर 263 तक है। आइए भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये सब्जेक्ट है और इसका रेंज आता है 264 से लेकर 300A तक, ठीक है। भाग 12 संबंधित है सब्जेक्ट वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से, ये 264 से लेकर 300A तक जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 300A में क्या है, इंपॉर्टेंट संपत्ति का अधिकार है, जो कि आपको याद होगा कि किस प्रकार से संपत्ति का अधिकार को उठा के लाया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, इसे अब 300A में जगह दिया गया है जो भाग 12 में है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि 300A भाग 12 किससे संबंध रखता है, तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार से। या फिर पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार को किस भाग में रखा गया है, तो संपत्ति का अधिकार को अब जगह मिली है भाग 12 में। और अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद, उसका संख्या क्या है इस अनुच्छेद में, तो 300A, तो यही इसमें महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं भाग 13, और डिटेल की जरूरत होगी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करते हैं उसी के अनुसार मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, किस प्रकार से समझ में आ रहा है। भाग 13 संबंधित है विषय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है और इसका रेंज जाता है 301 से लेकर 307 तक। टोटल इसमें 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद 301। 301 क्या कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट 304, अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, ठीक है। भाग 14 देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 14 का विषय संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये 308 से लेकर 323 तक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है। 309 महत्वपूर्ण है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का पदावधि। आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का अनुच्छेद क्या है, या 312 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तब वहां पर आप कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आर्टिकल 315 क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 316 हमेशा पूछा जाता है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 316 में है, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये किस अनुच्छेद में है, 315 में है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 312 है। अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 317 क्या कहता है, सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, इससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से, 317 से। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है।
आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएं, 315 316 में पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, आर्टिकल 317 सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि 14A ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। पहले 1976 से पहले नहीं था। 1976 में ये 14A ऐड किया गया है। 14 क भी कहीं पर रहता है, ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए 14 क रहेगा, 14A अंग्रेजी मीडियम के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि अधिकरण एक्चुअल में होता क्या। अधिकरण एक ट्रिब्यूनल होता है जो विशेष मामलों पर शीघ्र न्याय करने में सक्षम रहता है। ये अर्ध न्यायिक निकाय होता है। अगर ट्रिब्यूनल की अगर बात की जाए तो ट्रिब्यूनल के लिए 14 में जो ऐड किया गया है ये लोक सेवा आयोग से ही रिलेटेड सारी व्यवस्थाओं और द्रुत गति से आपका किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। 323A से लेकर 323B तक है। क से लेके ख या फिर ए से लेके बी कहेंगे, दो अनुच्छेद है, 323A 323B और 323 का ही ये पार्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। 324 इसका सब्जेक्ट तो हो गया निर्वाचन, भाग 15 का सब्जेक्ट है निर्वाचन, और ये 324 से लेकर 329 क या ए तक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आर्टिकल्स 324 है जो कि ध्यान से देखेंगे। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन में निहित होना। इलेक्शन कमीशन में निहित होना निर्वाचनों के अधीक्षण का मतलब सुपरिंटेंडिंग की बात की जा रही है। निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो 324 से यह संबंध रखता है। 325 में धर्म, मूलवंश, जाति के बिना भेद की निर्वाचक नामावली में पात्र होना। कोई भी किसी भी धर्म, किसी भी मूलवंश, किसी भी जाति का हो, वो नामावली अर्थात निर्वाचक नामावली में दाखिल कर सकता है, निर्वाचन के लिए भाग ले सकता है। ये है 325 में। आर्टिकल 326 में क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा का निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय किया गया है। भाग 16 देखेंगे कि विषय किससे है। भाग 16 विषय संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों से संबंधित, इसका अर्थ ये है, आगे यहाँ पर उल्लेख मैंने किया हुआ है कि किस प्रकार से SC ST को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में है। 330 से लेकर 342, ठीक है, टोटल अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 330 से 42, 10 2 12 1 13, टोटल अनुच्छेद हो जाएंगे 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 13 कैसे हुआ, यहाँ तो 12 ही जोड़ रहे हैं, 330 भी सम्मिलित होगा अनुच्छेद में। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी सम्मिलित होगा, क्योंकि 342 में से 30 आप माइनस करते हैं या जोड़ते हुए चलते हैं तो भी आपको 13 ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 332 महत्वपूर्ण, 31 मैंने छोड़ दिया हुआ है। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 समाप्त हो चुका है। इसका कारण समाप्ति की ओर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये एंग्लो इंडियन के बारे में है और एंग्लो इंडियन को आरक्षण समाप्त किया जा चुका है। 104वीं जो हुई है संविधान संशोधन, उसमें उन लोगों को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण है SC एंड ST को। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 331 और 32 को समाप्ति की स्थिति की ओर है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे आर्टिकल 334 यही प्रभाव डाल रहा है आपको। 70 वर्षों के पश्चात आरक्षण समाप्त। ठीक है, 70 वर्ष आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, आप समझिए, यहाँ पर खूब बढ़िया से समझ सकते हैं कि देखिए जब संविधान आपका लागू की तिथि है 26 जनवरी 1950, ये तो क्लियर है। अब जब 70 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 334 पावर देता है कि 70 वर्षों के पश्चात आरक्षण समाप्त, तो हुआ ये कि 70 वर्ष के पश्चात आप इसमें से प्लस करते हैं 70, तो आपके पास डेट आता है 26 जनवरी 2020। 2020 के बाद में आरक्षण SC ST और एंग्लो इंडियन का समाप्त हो रहा था, क्योंकि आरक्षण की बात यहीं पर की गई है, 334 में ही की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 334 में जो 104वीं आपकी हुई है संविधान संशोधन, उसमें स्पष्ट रूप से जो है 70 वर्ष के पश्चात ये समाप्त होना था। तो ये अपडेट देख सकते हैं, 70 वर्ष पूरा हो जाने के बाद में 104वीं संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। अब जो है 25 जनवरी 2030 तक
SC/ST को पूरा का पूरा सभी प्रकार के लाभ मिलते रहेंगे। जैसे विधानसभा में उनकी सदस्यता हो या फिर लोकसभा में सदस्यता की बात हो, सब जगह पे उनको मिलेगा। लेकिन संसद द्वारा कोई भी विचार एंग्लो इंडियन के लिए नहीं किया गया, इसीलिए एंग्लो इंडियन की सदस्यता अब स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अब किसी भी प्रकार के जो 2 सीट लोकसभा में चुने जाते थे वो अब समाप्त हो गया है। अब आगे देखिए आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे। आर्टिकल 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग, ठीक है। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के लिए आयोग, OBC आयोग। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियों के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख है। चलिए चलते हैं आगे। भाग 17 में है राजभाषा, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। आर्टिकल 343 ये संबंधित है संघ की राजभाषा होगी। 344 है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति गठित होगी। 345 में राज्य की राजभाषा के बारे में है कि राज्य की राजभाषा जिसको जो मर्जी है वो रख लो, लेकिन आपको स्पष्ट करना जरूरी है कि आप क्या रखना चाहते हैं। राज्य की राजभाषा, अगर उड़ीसा वाले अगर उड़िया रखना चाहते हैं तो अपना राजभाषा रख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 346 की अगर बात हो तो 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अब चाइनीज लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं या जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, आपकी जो मातृभाषा है आप इस पे रख सकते हैं, आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान के अनुसार। 346 आर्टिकल में आपको मिलता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य जिस भी भाषा में पत्र व्यवहार करना चाहते हैं वो, और राज्य और संघ जिस भी माध्यम से पत्रादि व्यवहार करना चाहते हैं, ज्यादातर तो मामले में संघ के साथ इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अब आते हैं 350A की बारी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये 350 के ए में किया गया है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो ये 351 में की गई है, अनुच्छेद 351 में। भाग 18 अब देखते हैं, आपात उपबंध से संबंधित है, 352 से लेकर 360 तक। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि भाग 18 इसका सब्जेक्ट है आपात उपबंध, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक इसका रेंज जाता है। अब आर्टिकल 352 में क्या है, आपात की उद्घोषणा है। जब आपात की उद्घोषणा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, तो वो आर्टिकल 352 होगा। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 355 में है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 356 में आपसे अगर पूछ लिया जाए राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग होता है, तो ये आपका अनुच्छेद 356 है। ये राष्ट्रपति शासन भी यहाँ पे लागू हो जाता है। फिर आर्टिकल आता है 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये आर्टिकल 358 के तहत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में लगभग हायर एग्जाम में UPSC या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 358 आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से आर्टिकल 359 में है भाग 3 का निलंबन। भाग 3 में आपका आ जाता है मौलिक अधिकार और इसका रेंज होता है, आप याद कर लेंगे 12 से लेके 35 तक। आप याद कर लेंगे, जैसे पहला में आपका 1 से 4, दूसरा में 5 से 11, तीसरा में 12 से 35। इस प्रकार से भाग 3 में आपका 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन आर्टिकल 359 के तहत हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाग 3 का निलंबन अर्थात मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 359 हो जाता है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि आर्टिकल 359 में भाग 3 का निलंबन हो चुका है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 360, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वित्तीय आपात की स्थिति में कौन सी अनुच्छेद के बारे में बताया गया है और किस अनुच्छेद में आपको वित्तीय आपात के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वित्तीय आपात के बारे में आपको जानकारी मिलती है आर्टिकल 360 में। अगर किसी भी प्रकार की वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो आर्टिकल 360 आपको जानकारी देता है, उसी में आपका उल्लेख है। भाग 19 अब देखते हैं प्रकीर्ण, 361 से लेकर 367, इसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल आप देख लीजिए कि भाग 19 में प्रकीर्ण है 361 to 367, आपका ये हो गया 2167, ठीक है।
ये 7 हो गए, 7 अनुच्छेद हैं इसमें, लेकिन कुछ भी वैसा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, भाग 20 के बारे में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है और हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है संविधान संशोधन के क्रम में। देखिए, भाग 20 का जो विषय है वो संविधान का संशोधन से है और ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो भाग 20 का संबंध संविधान का संशोधन से है और ये वर्णित है 368 अनुच्छेद में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आर्टिकल 368, संविधान का सभी संशोधन इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ये भाग 20 है इसका। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो इस भाग में है, संविधान के किस भाग में किया जाता है? भाग 20 में किया जाता है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 368 है। ठीक है, भाग 21 चलते हैं, अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध, ये 369 to 392 है। ठीक है, भाग 21 के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध क्या है। इसमें राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है कि किस प्रकार से किसी भी राज्य, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे जो भी हो, जो भी उसमें लिखे हुए आसाम हो, जितने भी राज्य हैं उसके बारे में विशेष उपबंध अगर किसी को अगर दिया जाना है तो इसी में ऐड होगा। अगर कल जाके अगर बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या उत्तर प्रदेश को मिलता है तो ये आपके भाग 21 में ही होगा। अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध है, तो इसी में आप देखेंगे कि भाग 21 में ही आपका 370 था, 369 के बाद 370 आता है जो कि अब हट चुका है चूंकि वो अस्थायी था। ठीक है, अब भाग 22 अब देखेंगे जो सबसे लास्ट है, अंतिम है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप देख के सेटिस्फाइड हुए होंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को संविधान अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से संविधान के बारे में आपको स्टडी करनी है। संविधान को स्टडी करने का सबसे सटीक फॉर्मूला यही है कि भाग को आप रिलेट करते जाएं सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से रिलेट करने के बाद में उसका रेंज का आप अध्ययन कर लें कि किस रेंज में वो आ रहा है। जैसे भाग 20 है तो ये संविधान का संशोधन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है और 368 केवल ये सिंगल है। उसी प्रकार से रेंज अगर रहे तो रेंज की बात होगी। अब मैं थोड़ा सा चर्चा और कर लेता हूं। जैसे संघ की अगर बात आप अगर करते हैं तो भाग 5 में आता है और भाग 6 में आपका राज्य सरकार के बारे में आता है। तो जब आप संघ के बारे में अगर चर्चा करते हैं, संघ सरकार के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में, तो वो भाग 5 में है और वो कहां से कहां तक जाता है? 52 से लेके 151 तक, नेट 100 अनुच्छेद है। उसी प्रकार से अगर बात आ जाती है राज्य सरकार की तो भाग 6 में इसका वर्णन है राज्य सरकार का और ये आ जाता है आपका 237 तक जाता है। ठीक है, 151 से स्टार्ट होके 237 तक जाता है, 152 से स्टार्ट होके। तो आप रेंज अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सुविधा होने जा रही है पढ़ने में कि कौन सा क्या आएगा, राज्यपाल कहां पर आ रहा है, उसका अनुच्छेद कहां तक जाएगा। आप बहुत इजीली आप अनुमान लगा पाएंगे और उसको याद करने में भी आपको सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।